हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने होम मैनेजमेंट में यानी गृह प्रबंध में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। गृह प्रबंध में हम लोगों के क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो गृह प्रबंध के स्टेप कितने होते हैं? 5, टोटल 5 होते हैं। हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ ली है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है, कंट्रोलिंग पढ़ लिया है, और क्या पढ़ा है? क्रियान्वयन पढ़ा है, और एक कौन सा पढ़ा है? मूल्यांकन पढ़ा है। मूल्यांकन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मूल्यांकन पढ़ा हुआ है। 4 चीज़ें हम लोगों ने, पूरे 5 स्टेप हमने पढ़ लिए हैं। पूरा डिस्क्राइब किया जा चुका है। जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बेस्ट मूल्यांकन कौन सा होता है, प्लानिंग के स्टेप कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। हम लोगों ने उत्प्रेरक तत्व यानी कि होम मैनेजमेंट के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं गृह प्रबंध के, वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन से उत्प्रेरक तत्व होते हैं हमने पढ़े हैं। तो उत्प्रेरक तत्व होते हैं वैल्यू होते हैं, गोल्स होते हैं, और स्टैंडर्ड होते हैं। वैल्यू, गोल, स्टैंडर्ड होते हैं, हमने पढ़ा है। ये सारे उत्प्रेरक तत्व हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों की कवर हो चुकी हैं। आप एक बार क्लास देख लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं 1 लाइनर के, वो साथ के साथ बनाते चलिए, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आज हम लोगों के पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? समय प्रबंधन। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इससे आप क्या समझते हैं? टाइम मैनेजमेंट यानी कि कम समय लगाकर अत्यधिक काम करना, और जो काम की क्वालिटी हो, वो काम की क्वालिटी को बिना ख़राब किए, मतलब एक समय में अत्यधिक काम करना। उसमें आपको क्या होगा? आपको इसमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम प्रबंधन करना पड़ेगा कि एक समय में आप अत्यधिक काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम की गुणवत्ता है, काम की क्वालिटी है, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुअर रिचार्ड के अकॉर्डिंग डिफिनीसन पूछी जाती है। क्या होती है? जो पुअर रिचार्ड हैं, उनके अनुसार डिफिनीसन है कि समय प्रबंधन का अर्थ है समय की, यानी कि समय का प्रबंधन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि समय प्रबंधन का अर्थ है कि समय, मतलब एक समय में अत्यधिक काम करना। लेकिन जो समय होता है, ये मतलब एक समय में अत्यधिक काम करना, लेकिन समय, जो काम की क्वालिटी है, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जो रिचार्ड हैं, यानी पुअर रिचार्ड ने कहा है कि आप समय को यूज करिए। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, यानी कि खोया हुआ समय कभी नहीं मिलता है। पुअर रिचार्ड ने कहा है कि खोया हुआ समय फिर कभी नहीं मिलता। ये उन्होंने डिफिनीसन दी हुई है। ये पुअर रिचार्ड के अकॉर्डिंग डिफिनीसन है जो कि पूछी गई है। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए। समय ही धन है, ये किसने कहा है? कहावत का अर्थ है समय कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यानी कि समय कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1748 में बोला था। उनके अकॉर्डिंग है, तो आप राइटर भी याद कर लीजिए। इन्होंने कहा है, ये बुक का नाम दिया है आई एडवाइस टू यंग ट्रेड्समैन, से प्रसिद्ध हुआ है कि ना कि मूल रूप से पुअर रिचार्ड से। यानी कि ये जो पुअर रिचार्ड हैं, उनके अनुसार डिफिनीसन क्या है कि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। जो बेंजामिन हैं फ्रैंकलिन, इन्होंने 1748 के अकॉर्डिंग एक बुक लिखी है जिसका नाम है एडवाइस टू आ यंग ट्रेड्समैन, 1748 में लिखी गई है।
परिवार जीवन चक्र की विभिन्न चरणों में समय की मांग, यानी कि टाइम डिमांड्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द फैमिली साइकिल लाइफ साइकिल पूछा गया है। फैमिली लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, नवविवाहित, यानी कि सामंजस्य, गृह योजना और संबंध बनाना। उसके अकॉर्डिंग जो परिवार जीवन चक्र के विभिन्न ये स्टेप हैं, आप याद कर लीजिए, ये स्टेप हैं ये परिवार जीवन चक्र के विभिन्न चरण पूछा गया है। पहला क्या है, नवविवाहित, यानी कि सामंजस्य, शादी के बाद जो सामंजस्य है, गृह योजना और संबंध बनाना। सेकंड में है संतानोत्पत्ति और शैशव अवस्था, गर्भावस्था, शिशु देखभाल, भोजन और स्वास्थ्य। थर्ड हमारा है पूर्व विद्यालय अवस्था। पूर्व विद्यालय अवस्था ये क्या होती है, निगरानी, दिनचर्या, खेल, प्रारंभिक शिक्षा इसमें आ जाएगा। विद्यालय जाने से पूर्व, विद्यालय जाने से पूर्व आ जाएगा विद्यालय के कार्य, गृह कार्य, गतिविधियाँ और पारिवारिक मार्गदर्शन। किशोरावस्था, फिफ्थ स्टेज हमारी है किशोरावस्था, संवाद, परामर्श, निगरानी और आत्मनिर्भरता में सहयोग। आपको सिर्फ स्टेप याद करने हैं और स्टेप में क्या है, हर स्टेप का आपको याद करना है। सिक्स हमारे क्या है, युवा, यानी कि जो एडल्ट हैं, एडल्ट युवा युवकों का घर से अलग होना। शिक्षा, कैरियर, विवाह और बदलती पारिवारिक सहायता। सेवेंथ हमारा है मध्य आयु और खाली घोंसला, यानी कि स्वस्थ, वित्त, वैवाहिक समायोजन और बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल। लास्ट हमारा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में है कि सेवा निवृत्त, स्वास्थ्य देखभाल, 7 पीढ़ियों के बीच सहयोग। जो बुर्साल्ड के अनुसार, यानी ये एक राइटर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार शिशु देखभाल में समय का उपयोग कैसे करना है। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो बुर्साल्ड के अनुसार शिशु देखभाल में समय का उपयोग, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, शिशु की देखभाल में समय का उपयोग कैसे करना है। इसमें भोजन कराना, यानी कि बच्चे को भोजन कराना, नहलाना, कपड़े बदलना, सुलाना, सफाई, स्वास्थ्य देखभाल, स्नेह, निगरानी आ जाएगा। निगरानी शामिल है। समय प्रबंधन में दिनचर्या बनती है, आवश्यक वस्तुएं व्यवस्थित रहती हैं, थकान कम होती है, कार्य बटे होते हैं और माँ के आराम व स्वास्थ्य के लिए समय बचता है। इन्होंने ये कहा है कि शिशु देखभाल, जब आप शिशु देखभाल कर रहे, शिशु देखभाल यानी शिशु की देखभाल में आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि शिशु जब होगा, बच्चा छोटा होता है तो काफ़ी काम होते हैं, जैसे कि इसमें बच्चे को भोजन कराना, नहलाना, कपड़े बदलना, सुलाना, सफाई भी आ जाएगी, स्वास्थ्य देखभाल, स्नेह और निगरानी शामिल हैं। ये सारे कामों का आप क्या करेंगे, एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे ताकि सारे काम ईज़िली तरीके से आसानी से हो जाए और माँ को आराम और स्वास्थ्य के लिए समय भी मिल जाए। ये कब होगा, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। बच्चे की देखभाल बचे हुए समय से नहीं, योजनाबद्ध समय से होती है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे की देखभाल होती है, बच्चे की देखभाल बचे हुए टाइम में नहीं होती कि बचा हुआ टाइम है तो आप बच्चे की देखभाल करेंगे। बच्चे की देखभाल बचे हुए समय से नहीं, योजनाबद्ध तरीके से होगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, हर चीज़ का टाइम एक व्यवस्थित करेंगे कि कब बच्चे को भोजन कराना है, कब नहलाना है, कब कपड़े बदलने हैं, कब आपको घर के काम करने हैं, कब बच्चे को प्यार करना, कब सारी चीज़ें एक व्यवस्थित ढंग से होंगी, एक टाइम मैनेजमेंट होगा, हर टाइम का बंटवारा होगा कि इस टाइम पे ये करना, हर टाइम को आवश्यकता के अनुसार टाइम को बांटे कि इस टाइम पे ये करना है। तो बिना थकान, मतलब बिना फटीग मतलब थकान होती है, बिना थके हुए काम आप अच्छे से ईज़िली तरीके से कर सकते हैं, बिना काम की क्वालिटी को
कम करके। काम की क्वालिटी वैसे ही रहेगी, कम समय में अत्यधिक आप काम कर सकते हैं। और जो माँ होती है, माँ को अपने लिए यानी आराम करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए टाइम मिल जाएगा। वारेन के अकॉर्डिंग, ये जो राइटर हैं ये सारे पूछे गए हैं। वारेन के अकॉर्डिंग समय प्रबंधन क्या है? आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे भोजन बनाना, बर्तन धोना, सफाई। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, भोजन योजना, पहले से तैयारी करना, ये सारी चीज़ें एक चक्र मतलब समय साइकिल है, ये चलता रहता है। ये सारे जो कामों को है, ये सारे कामों को आपको डिवाइड करके अलग अलग बांटना चाहिए ताकि आप हर काम को ईजिली तरीके से कर सकें। यानी कि जीन जो वारेन थे, इनका नाम है जीन वारेन। क्या नाम है? जीन वारेन। जीन वारेन ने विशेष रूप से ग्रामीण, पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि विशेष रूप से ग्रामीण गृहिणियाँ जो होती हैं यानी ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा घर का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले किसने पहल की थी? तो किसने की थी? वारेन यानी जीन वारेन ने। किसने की थी? किसने की थी? तो जीन वारेन, नाम आप याद कर लीजिए, पूछ भी सकते हैं। जीन वारेन ने कहा था, इन्होंने क्या किया है? ग्रामीण महिलाओं के लिए, यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अपने काम को कैसे व्यवस्थित तरीके से कैसे मैनेजमेंट करना है, ये जीन वारेन के अकॉर्डिंग है। जीन वारेन का क्या कहना है? उनके जीन वारेन के अनुसार समय प्रबंधन का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि प्राथमिकता, आवश्यकता और उपलब्ध साधनों के अनुसार कार्य व्यवस्थित करें। इनके कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण महिलाओं के लिए इन्होंने बोला है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, मतलब ये नहीं है कि व्यस्त रहना, यानी समय प्रबंधन का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं होता है कि समय प्रबंधन का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हर वक्त व्यस्त रहें, बल्कि जो प्राथमिकता होती है, आवश्यकता है, जो आपके प्राथमिक काम हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं, आवश्यकता मतलब आवश्यक वाले काम हैं, और आपके जो संसाधन घर में मौजूद हैं, उन्हीं संसाधनों का यूज करके आप कम समय में अत्यधिक काम कैसे कर सकते हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए किसने कहा है? जीन वारेन ने बोला है। जैसे कि भोजन बनाना, बर्तन धोना, सफाई, कपड़े धोना और इस्त्री करना बहुत समय लेते हैं, तो आप ये सब कामों का क्या करेंगे? एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसके टूल्स क्या होते हैं, उससे आप और इजीली तरीके से समझ जाएंगे। टूल्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीक लोड क्या होता है, वर्क कर्व क्या होता है, सारी चीज़ें जो 8 करके एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि 8+8 इससे आप क्या समझते हैं? ये सारी चीज़ें अभी हम आगे क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप एक एक करके पहले हम लोग राइटर पढ़ लेते हैं कि किस राइटर ने अपने राइटर ने अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें कही हैं, तो आप राइटर के अकॉर्डिंग पहले बातों को समझ लीजिए। टीजीटी पीजीटी में राइटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जीन वारेन थे उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए बोला है कि जो अत्यधिक काम मतलब अत्यधिक भार वाले काम होते हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे पीक लोड, अत्यधिक भार वाले जो काम होते हैं उनको आप टाइम मैनेजमेंट करिए। और जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, ये मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर वक्त व्यस्त रहें, नहीं। इन्होंने कहा है कि आप जो प्राथमिक काम हों, जो पहले काम हों और जो ज़रूरी काम हों, आप पहले उनको करिए, उनका टाइम मैनेजमेंट करिए। और जो आपके उपलब्ध संसाधन हैं घर में, संसाधनों के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रख के टाइम मैनेजमेंट करिए। जो आपको पहले काम ज़रूरी हैं उनको आप पहले करिए, जो आपको
अत्यधिक ज़रूरत वाले काम होते हैं। जो अत्यधिक भार वाले काम होते हैं उनको आप इजीली और आराम से कर सकते हैं, यानी कि एक साथ काम अत्यधिक भार वाले नहीं करने चाहिए। काम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, फिर काम करिए। इससे क्या होगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपको और ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वर्क सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी में हो, पीजीटी में हो या नेट में हो। जो स्टेप हैं अरेंज करने के लिए आते हैं, तो आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से बड़े अच्छे से पढ़िए। तो आप इतना याद कर लीजिए कि जो जीन वारेन थे, जीन वारेन ने बोला है, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ग्रामीण महिलाएं मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि महिलाएं जो होती हैं हर वक्त व्यस्त रहें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने जो काम हैं, जो अत्यधिक ज़रूरी वाले काम हैं, उनको आप पहले करिए। बाकी जो पीक लोड, अभी हम आगे पढ़ेंगे पीक लोड क्या होता है, वर्क कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे। तो जो अत्यधिक भार वाले काम होते हैं उनको आप धीरे धीरे करके करिए। आप क्या करिए, रेस्ट करके करिए, फिर रेस्ट करिए, फिर करिए। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी बचेगी और जो काम करने की क्वालिटी है, यानी आपके काम करने की गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी, काम भी आपका बेहतर ढंग से होगा। किनके अनुसार है ये, जीन वारेन के अकॉर्डिंग ग्रामीण महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है। जैसे कि उन्होंने बोला भोजन बनाना, जैसे कि भोजन बनाना, बर्तन धोना, सफाई, कपड़े धोना और इस्त्री करना क्या है, ये काम क्या करते, बहुत समय लेते हैं, तो इनका मैनेजमेंट करिए। भोजन की योजना बनाना, समान कार्यों को साथ करना, सामग्री पहले से तैयार करना, यानी कि आप जब भोजन तैयार करें तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि पहले से तैयारी करके रखें। श्रम बचत, उपकरणों का उपयोग, काम बांटना और समय रिकॉर्ड रखना समय की बर्बादी कम करता है और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। किसके अकॉर्डिंग है, जीन वारेन के अकॉर्डिंग है। अगर जहाँ ग्रामीण महिलाओं का जिक्र आ जाए तो आप जीन वारेन आपको याद रखना है। बिगैंड, घर और रोजगार में संतुलन, घर और रोजगार के बीच संतुलन की बात किसने कही है, तो बिगैंड ने बोला है। क्या बोला है इन्होंने, घर और रोजगार में संतुलन कैसे करेंगे, एलिजाबेथ बिगैंड ने क्या बोला है, एलिजाबेथ बिगैंड ने पूर्णकालिक गृहिणियों और अंशकालिक या नौकरी करने वाली, यानी कि जो जॉब करती हैं महिलाओं, उनके लिए इन्होंने बात की है। जो गृहिणियाँ, जो मतलब जो महिलाएं घर में रहती हैं, और जो घर में और रोज़गार में संतुलन, यानी कि जो जॉब वाली महिलाएं हैं वो अपने जॉब में और घर में कैसे बैलेंस करें। मतलब जो महिलाएं जॉब करती हैं और घर के बीच संतुलन की बात किसने कही है, एलिजाबेथ बिगैंड ने कही है। इतना आप याद रखिए कि नौकरी और घर, यानी जो रोजगार महिलाएं होती हैं, जो जॉब वाली महिलाएं होती हैं, वो अपने जॉब और घर के बीच संतुलन कैसे बना के रखें, ये बात किसने कही है, एलिजाबेथ बिगैंड ने कही है। क्या कहा है उन्होंने, एक बार पढ़ लेते हैं। एलिजाबेथ बिगैंड ने पूर्णकालिक गृहिणियों और अंशकालिक या नौकरी करने वाली गृहिणियों के लिए समय उपयोग की तुलना की है। अध्ययन से पता चला है कि नौकरी करने वाली जो महिलाओं को काम, खाना बनाने, सफाई, बच्चे की देखभाल, नींद, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों के बीच सीमित समय बांटना पड़ता है। इस अध्ययन में एक निश्चित समय सारणी के बजाय लचीली योजना पर बल दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि जो जॉब वाली महिलाएं होती हैं उनका जो टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए कि समय के अनुसार बदला जा सके। अच्छी समय योजना, परिवार के आकार, बच्चों की आयु, नौकरी की आवश्यकताएं, उपलब्ध सहायता, आय
और घरेलू उपकरणों पर निर्भर करती है। समय प्रबंधन में आवश्यक कार्यों को पहले करना, यानी कि इसमें इन्होंने कहा है एलिजाबेथ ने कि समय प्रबंधन जब आप टाइम मैनेजमेंट करें तो जो आवश्यक कार्य हैं उनको पहले करें, जो आपको इम्पोर्टेंट हैं कार्य, जो ज़रूरी कार्य हैं उनको क्या करें, उनको पहले करना। जिम्मेदारियां बांटना, जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी बांटें। सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करना, परिवार की दिनचर्या में तालमेल रखना तथा नींद और स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुख समृद्धि के लिए समय सुरक्षित रखना भी शामिल है। उन्होंने बोला है, किन्ने, एलिजाबेथ ने कहा है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं या रोज़गार करती हैं उनके बीच संतुलन बनाना है। आप जब टाइम मैनेजमेंट करें तो टाइम मैनेजमेंट में जो आवश्यक कार्य हैं उनको पहले करें। और क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। समय के अनुसार जो आपने प्लान बनाए हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बदलने चाहिए, यानी कि जो ज़रूरी काम है वो आपको पहले करना है। और परिवार और आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए भी टाइम निकालना होगा, यानी सुख समृद्धि के लिए समय सुरक्षित रखना शामिल है। किसने कहा है, एलिजाबेथ बिगेंड ने कहा है। समय प्रबंधन के उपकरण, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय प्रबंधन के उपकरण याद कर लेते हैं एक बार हम लोग। समय प्रबंधन के उपकरण यह समझने में सहायता करते हैं कि काम किस प्रकार बांटा गया है, यानी कि जो समय प्रबंधन के जो टूल्स होते हैं हमें यह बताते हैं कि उपकरण यह समझने में सहायता करते हैं कि काम को किस प्रकार सब में बांट, यानी कि जो फैमिली में आपके मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उनको किस प्रकार किस काम को किस व्यक्ति को देना है, कैसे बांटना है। कार्य क्षमता कब सबसे अधिक होती है और विश्राम की आवश्यकता कब होती है, यानी जो कार्य क्षमता होती है कब सबसे अधिक होती है और विश्राम की अवस्था कब होती है। इसके प्रमुख उपकरण अधिकतम कार्यभार का विश्लेषण, कार्य जैसे वक्र है, नियोजित विश्राम अवधि, समय सारणी और वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कार्य सरलीकरण शामिल हैं। इन उपकरणों के उपयोग से दैनिक कार्य अत्यधिक अधिक व्यवस्थित होते हैं, थकान कम होती है और स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन के लिए समय बचता है। जो टूल्स आप टाइम मैनेजमेंट है वो आपको यह बताता है कि जो आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि जो उपकरण होते हैं, अभी हम आगे वर्क सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे, यानी कि कार्य सरलीकरण ये भी होता है। एनर्जी, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो समय प्रबंधन के उपकरण हैं, समय प्रबंधन के उपकरण समझने में सहायता करते हैं, यानी ये टूल्स इसलिए होते हैं, ये सहायता करते हैं कि काम को किस प्रकार जो फैमिली में आपके सदस्य हैं, लोग हैं, किस प्रकार किस काम को किस पे किसको देना चाहिए, ये सारे टूल्स आपको बताएंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, पीक लोड क्या होता है, अधिकतम कार्यभार का विश्लेषण। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपने क्या किया, एक समय आपने पूरे दिन की शुरुआत हुई, आपने काम किया, फिर एक समय आप ऐसा आएगा कि बहुत थकान होगी, काफ़ी आप थके हुए होंगे, वो थका हुआ जो समय होगा सबसे ज़्यादा, वो उसे कहते हैं पीक लोड, यानी अत्यधिक कार्यभार। कार्यवक्र को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, नियोजित विश्राम अवधि, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और अपने विश्राम के लिए भी समय देना पड़ेगा। समय सारणी और वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं।
पीक लोड क्या होता है? पीक लोड समझते हैं कि पीक लोड होता क्या है। अधिकतम कार्यभार वो अवधि है जब काम की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे कि पूरे दिन में आपने जैसे काम शुरू किया, मान लो सुबह से आपने काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद एक समय ऐसा मतलब एक टाइम, उस टाइम पे एक दिन में ऐसा टाइम समय आएगा आता है कि आप बहुत थके हुए रहते हैं। जैसे कि सुबह जब आप उठते हैं तो एनर्जी के साथ उठते हैं। सुबह आपने काम किया, लंच किया, सब बनाया, सब किया, लंच बनाया, इसके बाद क्या होगा, जो दोपहर का समय होगा क्या होगा, वो पीक लोड होगा, यानी कि आप अत्यधिक कार्यभार यानी अत्यधिक थके हुए महसूस करेंगे। अधिकतम कार्यभार वो अवधि है जब काम की मात्रा सबसे अधिक होती है। उस वक्त क्या होता है, सब काम की मात्रा क्या होगी, सबसे अधिक होती है। यह दिन के किसी विशेष समय हो सकता है, या सप्ताह के कुछ दिनों में हो सकता है, या व्यस्त मौसम हो सकता है। ऐसी अवधियों की पहचान करके सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों को समय सारणी बनानी चाहिए, जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए तथा उपलब्ध सहायता या श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अधिकतम कार्यभार का सही प्रबंधन आखिरी समय के दबाव, अनावश्यक थकान और देरी को रोकता है। यानी कि जो पीक लोड होता है, पीक लोड में आप जैसे अत्यधिक कार्यभार होता है तो इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको समय सारणी बनानी चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए। और पहले से आपको सारे जो भी आपको पहले से तैयारी करना है, तैयारी करने के लिए जो संसाधन हैं वो आपको पहले से ही जुटा के रखने पड़ेंगे। पहले से जुटा के रखेंगे, सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित करके रखेंगे। सबको जो भी जिम्मेदारियां होंगी, जो फैमिली में आपके मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको जिम्मेदारियां बांटें। अकेले काम, अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो उसको वो काम आप दे सकते हैं, देना चाहिए। और उपलब्ध सहायता या श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी आपके घर में संसाधन मौजूद हैं, जो उपकरण हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे मिक्सी हो गए, ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीज़ें क्या हैं, ये उपकरण हैं जो आप इनको यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं। अधिकतम कार्यभार का सही प्रबंधन आखिरी समय के दबाव, अनावश्यक थकान को देरी से रोकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, त्योहार के भोजन की तैयारी सबसे व्यस्त समय से पहले योजना बनाएं, खरीदारी करें और सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए। कार्यवक्र यह दिखाता है कि काम की अवधि के दौरान किस व्यक्ति की कार्य क्षमता किस प्रकार बदलती है। काम शुरू होने के बाद कार्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ सकती है, सबसे उत्पादक स्तर तक पहुंच सकती है और थकान बढ़ने पर घट सकती है। यानी कि कार्यवक्र यह दिखाता है कि काम की अवधि के दौरान किस व्यक्ति की कार्य क्षमता किस प्रकार बदलती है। यानी आपने काम को स्टार्ट कर दिया, आपने एक एनर्जी के साथ काम को अच्छा किया, फिर करते रहे, अच्छा किया, लेकिन एक समय क्या आएगा, काम की जो क्वालिटी होगी वो मतलब काम की क्वालिटी जो होगी वो कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लॉस होने लगती है, एनर्जी, आप थके हुए होते हैं, तो थकान में क्या होगा, काम करने की जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाती है। कार्य क्षमता क्या है, कार्यवक्र यह दिखाता है कि काम की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता किस प्रकार बदलती है। काम शुरू होने के बाद कार्य क्षमता बढ़ सकती है, सबसे उत्पादक स्तर तक पहुंच सकती है और थकान बढ़ने पर क्या होगा, थकान बढ़ने पर घट सकती है। जो काम करने की आपकी क्वालिटी है, आप लगातार काम करते रहेंगे तो काम की क्वालिटी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है, आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती है कि आप काम को लगातार करते रहें।
प्रत्येक व्यक्ति का कार्य वक्र अलग होता है, यानी जो कार्य वक्र होता है हर व्यक्ति का अलग होता है। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है। हर व्यक्ति का क्या होगा, कार्य वक्र अलग होगा। कार्य करने की एनर्जी, क्षमता, तरीका, हर चीज़ क्या होगा, अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य वक्र अलग होता है। अपनी कार्य पद्धति को समझकर कठिन कार्य उस समय करने चाहिए जब एकाग्रता और ऊर्जा अधिक हो। कार्य वक्र क्या समझते हैं आप, कि क्या होना चाहिए, जब आप जैसे एनर्जी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, जैसे आपके अंदर एनर्जी है, आप फ्रेश हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए, कठिन काम करने चाहिए। कठिन काम करने चाहिए, एकाग्र वाले काम करने चाहिए। कठिन काम और एकाग्र वाले काम करने चाहिए किस समय, जब आप एनर्जी और एकाग्र मतलब एनर्जी महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, उस वक्त कौन से काम करने चाहिए, कठिन और एकाग्र वाले काम को करना चाहिए। कार्य वक्र के अकॉर्डिंग, मतलब कार्य वक्र अपनी कार्य पद्धति को समझकर कठिन कार्य उस समय करने चाहिए जब एकाग्रता और ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि कठिन काम तब करने चाहिए जब आपके अंदर एकाग्रता और ऊर्जा अधिक हो। जबकि समान और हल्के काम होते हैं करने वाले ऊर्जा वाले समय में किए जा सकते हैं। जो हल्के काम होते हैं, हल्के काम जो होते हैं वो क्या होंगे, कम ऊर्जा में भी किए जा सकते हैं। हल्के काम क्या होंगे, कम ऊर्जा के साथ आप कर सकते हैं। कम ऊर्जा की अगर हल्के काम क्या होंगे, आपके पास एनर्जी कम बची है तब भी आप हल्के काम कर सकते हैं। लेकिन कठिन एकाग्र के लिए आपको क्या चाहिए, अधिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जब एकाग्र और ऊर्जा अधिक हो, जबकि सामान्य या हल्के काम कम ऊर्जा वाले समय में किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, काम की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, बनी रहेगी और कार्यकर्ता पर अत्यधिक बोझ नहीं आएगा। यानी कि जब आपके पास एनर्जी अधिक है, अधिक आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आप कठिन काम करेंगे तो जो आप काम करेंगे क्वालिटी, जो काम करने की क्वालिटी होगी, बेस्ट होगी, अच्छी होगी। लेकिन आपके पास जब आपके पास कम समय होगा, कम समय में क्या हल्के काम आप कर सकते हैं, यानी कि कम एनर्जी में आप हल्के काम कर सकते हैं। उस वक्त जो हल्के फुल्के काम होते हैं उनकी क्वालिटी नहीं ख़राब होगी, अच्छे से इजीली कर सकते हैं और जो कार्य करता है वो थकान महसूस नहीं कर सकेगा और अत्यधिक बोझ नहीं होगा। जैसे कि इसमें आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग किया, अधिकतम कार्य क्षमता, थकान, कार्य क्षमता, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। काम शुरू होने के बाद कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, सबसे उत्पादक स्तर तक पहुंचती है। थकान बढ़ने पर कार्य क्षमता क्या होगी, घटने लगती है। क्या होगा, काम आपने शुरू किया, काम आपने स्टार्ट किया तो क्या होगी, कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी, जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो कार्य क्षमता होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, सबसे उत्पादक स्तर तक पहुँचेगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी थकने लगेगी, एनर्जी कम होने लगेगी, तो थकान बढ़ने पर जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी, घटती है। विश्राम अवधि क्या होता है, रेस्ट पीरियड। आप पीक लोड समझ चुके होंगे, कार्य वक्र समझ चुके होंगे। अब है रेस्ट पीरियड। ये रेस्ट पीरियड क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, नियोजित विश्राम अवधि कार्यों के बीच या लगातार काम करने के लिए क्या होता है, करने के लिए नियोजित विश्राम अवधि कार्यों के बीच या लगातार काम करने के बाद लिया गया छोटा और उद्देश्यपूर्ण विराम होता है। जैसे कि आप लगातार काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा उसमें विश्राम करेंगे। विश्राम शरीर और मन को पुनः, जब थोड़ा आप विश्राम कर लेंगे तो जो आपकी बॉडी है
शरीर और जो बॉडी है और जो मन है, यानी कि शरीर है और जो मन है वो पुनः ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है। शारीरिक और मानसिक थकान कम करता है। अगर आप काम करने के दौरान थोड़ा रेस्ट करते हैं तो क्या होगा, शारीरिक और मानसिक थकान कम करता है। जो रेस्ट करेंगे, रेस्ट पीरियड होता है, लगातार काम करते रहे उसके बीच आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। थोड़ा रेस्ट करेंगे तो शारीरिक और मानसिक जो थकान होती है वो कम हो जाती है तथा ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। फिर रेस्ट के बाद जो आप काम करेंगे, जो काम करने की क्वालिटी होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अत्यधिक थकान होने से पहले विश्राम की योजना बनानी चाहिए। यानी अत्यधिक थकान होने से पहले ही जब आप काम कर रहे हैं, अत्यधिक थके हुए हैं, तो उसकी जो रेस्ट करने का टाइम है वो आपको पहले ही, जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे उसी वक्त आपको बना लेना है कि मुझे टाइम रेस्ट कब करना है। अत्यधिक थकान होने से पहले विश्राम की योजना बनानी चाहिए। भारी और हल्के कार्यों को बारी बारी से करें। मुद्रा बदलें, शरीर को हल्का खींचें, पानी पिएं और पर्याप्त नींद के लिए समय सुरक्षित रखें। विश्राम समय की बर्बादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विश्राम या रेस्ट कर रहे हैं तो समय की बर्बादी है। यह सुरक्षित, निरंतर और कुशल कार्य करने में सहायता करता है। उपकरणों का संयुक्त उपयोग, यानी जो उपकरणों का संयुक्त उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो अभी हमने उपकरण, जितने भी टूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, उनका संयुक्त उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि बुद्धिमानी से योजना बनाएं, सही समय पर काम करें और अत्यधिक थकान से पहले क्या करें, अत्यधिक थकान से पहले विश्राम करें। व्यवहारिक समय प्रबंधन योजना में इन सभी उपकरणों का संयुक्त उपयोग किया जा सकता है। जो भी हमने टूल्स अभी पढ़े हैं, पीक लोड है, समय वक्र है, रेस्ट पीरियड है, कार्यों और उनमें लगने वाले समय को लिखें। अधिकतम कार्य जो भार होते हैं, कार्यभार की अवधि की पहचान करें। यानी कि जो व्यवहारिक समय में क्या होता है, समय प्रबंधन योजना में सभी उपकरणों का संयुक्त उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कार्यों और उनमें लगने वाले समय को लिखें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पहले एक सारणी बनाएं, काम को लिखें कि इसमें कितना टाइम लग सकता है। अधिकतम कार्यभार की अवधियों की पहचान करें, यानी कि अत्यधिक काम करने से पहले उनकी सारणी बनाएं। सारणी में लिखें कि आपको ये अत्यधिक काम जो होते हैं, अत्यधिक कार्यभार वाले काम में कितना समय लगेगा, उसकी क्या करें, पहले सारणी बनाएं, समय लिखें। ऊर्जा और कार्य क्षमता के सर्वोच्च समय को समझें। काम को लिख लिया आपने कि अत्यधिक काम है, ये हल्का काम है, इसे हमें कब करना है, कब करना है। समय आपको लिखना है कि इस काम करने में हमें लगभग इतना टाइम लगेगा। उस वक्त आपको ये डिसाइड करना है कि उस वक्त, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अत्यधिक जो एकाग्र वाले काम होते हैं, अत्यधिक जो एनर्जी वाले काम होते हैं, वो आप पहले करेंगे। क्यों, क्योंकि काम करने की जो क्वालिटी होगी, जो काम होगा आपका, उस क्वालिटी को क्या होगा, क्वालिटी इन्हेंस होगी, बढ़ेगी। आपकी जो भी काम करेंगे वो बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और कम एनर्जी, जब आपके पास कम एनर्जी बचती तब आप हल्के फुल्के घर के काम कर सकते हैं। उनमें जो क्वालिटी होगी, काम करने की जो गुणवत्ता होगी काम करने में, वो नहीं घटेगी। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक थकान से पहले विश्राम की योजना बनाएं और उसमें जब आप टाइम मैनेजमेंट करें तो उसमें आप ये भी लिखें, मतलब टाइम मैनेजमेंट की करें कि अत्यधिक थकान से पहले क्या होगा, रेस्ट करें। रेस्ट करने का भी समय लिखें, विश्राम की योजना बनाएं और दिन के अंत में योजना की समीक्षा करें। और दिन के क्या होगा, जब आखिर दिन का जो अंत में होगा
योजना का क्या करेंगे, एक बार मूल्यांकन करेंगे। योजना लचीली होनी चाहिए। लचीली मतलब से आप क्या समझ सकते हैं, योजना लचीली होनी चाहिए, यानी कि योजना आपकी बदलनी चाहिए समय के अनुसार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, तो आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो आपने समय बनाया, समय टाइम मैनेजमेंट किया है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि समय के अनुसार बदलना चाहिए। क्योंकि परिवार का आकार है, स्वास्थ्य, रोजगार, उपलब्ध सहायता और अचानक होने वाली घटनाएं बदल सकती हैं। यानी कि आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट आपने बना लिया, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपने बना लिया, बनाने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं या अचानक होने वाली कुछ घटनाएं हो सकती हैं। तो क्या होगा, जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदल जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कठिन कार्य उसी समय रखें, अत्यधिक थकान से पहले विश्राम की योजना बनाएं, दिन के अंत में योजना की समीक्षा करें, ऊर्जा और कार्य क्षमता में सर्वोच्च समय को समझें, अधिकतम कार्यभार की अवधि की पहचान करें और कार्य और समय लिखें। समय प्रबंधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग टाइम। जो मैनेजिंग टाइम है, कैसे करेंगे आप। समय प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है। जो समय प्रबंधन है यानी कि टाइम मैनेजमेंट है, क्या वो निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बना लिया कल ख़त्म, ऐसा नहीं हो, निरंतर यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा कार्य करने से, यानी कि कौन से कार्य करने हैं, उन्हें सही क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए समय निर्धारित किया जाता है, यानी प्रत्येक काम करने के लिए समय निर्धारित किया जाता है, योजना को लागू किया जाता है और परिणामों की समीक्षा की जाती है। यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट आपने किया है उसका आप मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद जो भी रिजल्ट आए, आप जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया, जो प्लान आपने बनाया, उसका क्या करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे। मूल्यांकन करना चाहिए। इसकी शुरुआत क्या करेंगे, इसकी शुरुआत लक्ष्य निर्धारित करने और सभी जिम्मेदारियों की सूची बनाने से होती है। इसके बाद कार्यों को महत्व और तत्कालिकता के आधार पर बांटा जाता है। तत्कालिकता मतलब होता है कि जो काम तुरंत करने हैं, उनके अनुसार आप काम को बांट सकते हैं। उपलब्ध समय और साधनों पर विचार किया जाता है, यानी कि आपके पास समय कितना है, आपके पास संसाधन कौन कौन से मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट किया जाता है तथा एक वास्तविक समय सारणी बनाई जाती है। दिन के दौरान प्रगति पर नज़र रखी जाती है, यानी कि जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया है उस पर आपको निगरानी रखनी है, नज़र रखनी है कि टाइम समय से हो रहा है, नहीं हो रहा, जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी तो नहीं ख़राब हो रही, जल्दी जल्दी में काम ख़राब तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र रखी जाती है और परिस्थितियों में बदलाव होने पर योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। और क्या होगा, जैसे अभी बताया कि आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं जाना हो गया, कुछ हो गया, तो आपका क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए मैनेजमेंट जो आपने बना के सारणी बनाई हुई है। अंत में अधूरे कार्यों की समीक्षा की जाती है। अंत में क्या करेंगे, दिन के अंत में जो अधूरे काम रह गए हैं उनकी समीक्षा करें, ताकि अगली योजना और अधिक सटीक क्या करेंगे, अंत में अधूरे कार्यों की समीक्षा करेंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि हाँ कुछ काम अधूरे रह गए हैं। इसके करने से क्या होगा, जो आप अगली योजना बनाएंगे वो बहुत और अधिक सटीक बन सकेगी। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं, पहले 1 नंबर पे क्या है, लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य तय करें कि आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे। लक्ष्य तय करेंगे कि आपको कौन सा काम पहले करना है। सेकंड क्या है, कार्यसूची बनाएंगे। कार्यसूची बनाने के बाद प्राथमिकता से आप क्या समझ रहे हैं,
कार्य सूची में उनको जो कार्य सूची में उन जो शब्द होते हैं उनको पहले शामिल करेंगे, उन कामों को पहले शामिल करेंगे जो सबसे ज़रूरी और प्राथमिक होते हैं। शेड्यूल बनाएंगे, सूची बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, कार्य करना स्टार्ट करेंगे। कार्य करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे कामों को, जो काम आपने सारणी बनाई, लक्ष्य तय किए कि हम आज ये काम करेंगे, ये आपके क्या हो गए, गोल हो गए। गोल हो गए, आपको ये काम करने हैं। फिर आपने कार्य सूची बनाई, अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपने सूची बनाई। सूची में आपने प्राथमिकता किनको दी, प्राथमिकता उनको दी जो आपके लिए ज़रूरी काम थे। फिर शेड्यूल बनाया, फिर उसके बाद कार्य करना शुरुआत कर दी, कार्य करना आपने आरंभ कर दिया। कार्य करने के बाद अंत में आप क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा क्या करेंगे कि कौन सा काम बेहतर तरीके से हुआ है या कौन सा काम अधूरा रह गया है या नहीं हो पाया है। समीक्षा करने से क्या होगा, समीक्षा करने से ये होगा कि आप जो नेक्स्ट अगली योजना जो बनाएंगे वो और अधिक सटीक बन सकेगी। समझ गए होंगे। योजना के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक और लचीली। कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। योजना के प्रकार पढ़ लेते हैं एक बार। जो योजना है, योजना अल्पकालिक हो सकती है, यानी कि योजना अल्पकालिक हो सकती है, मध्यकालिक हो सकती है और दीर्घकालिक हो सकती है। अल्पकालिक योजना एक दिन या एक सप्ताह के लिए बनाई जाती है। जो अल्पकालिक योजना है क्या है, एक दिन और एक सप्ताह के लिए बनाई जाती है। और इसमें दैनिक, यानी कि जो दैनिक होते हैं, दैनिक दिनचर्या, नियुक्तियाँ, भोजन है, पढ़ाई है तथा घरेलू कार्य शामिल होते हैं। मध्यकालिक में क्या हो गया, यानी कि अल्पकालिक में क्या कौन कौन से काम शामिल हो गए, अल्पकालिक में कौन कौन से काम शामिल हो गए, जैसे कि दैनिक दिनचर्या हो गई, क्या हो गया, दैनिक दिनचर्या हो गई, दैनिक दिनचर्या हो गई, नियुक्तियां हो गई, भोजन हो गए, पढ़ाई हो गई। ये क्या है, ये अल्पकालिक का दैनिक काम है। ये अल्पकालिक क्या है, दैनिक दिनचर्या अल्पकालिक काम होते हैं। जैसे कि डेली की रूटीन, डेली के काम हो गए हैं, भोजन हो गया, पढ़ाई करना हो गया, ये अल्पकालिक के अंतर्गत आते हैं। मध्यकालिक क्या होगा, मध्यकालिक योजना कई सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है। जो मध्यकालिक क्या होती है, मध्यकालिक क्या होती है, मध्यकालिक योजना जो होती है, मध्यकालिक जो योजना होती है वो क्या होती है, वो सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है। सप्ताह या महीनों के लिए, सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है, इसे कहते हैं मध्यकालिक। इसमें क्या होता है, बनाई जाती है, जैसे कि सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है। जैसे कि इसमें परीक्षाएं आ गई, त्यौहार आ गए, यात्रा, परियोजनाएं या मौसम कार्य शामिल होते हैं। दीर्घकालिक योजना एक वर्ष या उससे अधिक बनाया जा सकता है। दीर्घकालिक योजना कितने दिन के लिए बनाई जाती है, आप टाइम याद कर लीजिए। दीर्घकालिक योजना, दीर्घकालिक जो योजना होती है वो एक वर्ष के लिए बनाई जाती है, एक वर्ष या उससे अधिक भी समय के लिए बनाई जाती है। अल्पकालिक जो काम होते हैं, जो अल्पकालिक योजना होती है, वो जैसे दैनिक कार्य हो गए, दैनिक दिनचर्या हो गई, भोजन हो गए, पढ़ाई करना हो गए। जो अल्पकालिक काम होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, वो क्या होते हैं, दैनिक हो गए, दैनिक दिनचर्या, भोजन, पढ़ाई। मध्यकालिक सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है, सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है। जो दीर्घकालिक होती है वो एक वर्ष या उससे अधिक भी बनाई जा सकती है, एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बनाई जाती है। और इसमें क्या शामिल हो सकता है, शिक्षा है, कैरियर है, बड़ी खरीदारी है, बचत है, स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं।
योजना नियमित व लचीली भी हो सकती है। नियमित योजना में बार बार होने वाले कार्य शामिल होते हैं, जबकि जो लचीली योजना होती है, जो फ्लेक्सिबल योजना होती है, उसमें क्या होगी, जैसे आपातकालीन हो गया कुछ, मतलब आपात स्थिति हो गई, बीमारी हो गई, या मेहमानों का अचानक से आ जाना हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसके अनुसार योजना क्या होगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, यानी कि बदल जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा मध्यकालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और लचीली। अल्पकालिक क्या होती है, जैसे कि दैनिक दिनचर्या हो गई, भोजन हो गया, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे दैनिक दिनचर्या, पढ़ाई, भोजन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मध्यकालिक आ जाएगी सप्ताह, या क्या होगा, सप्ताह या महीनों के लिए बनाई जाती है। दीर्घकालिक क्या हो जाएगी, वर्षों की, जैसे 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है या उससे अधिक समय के लिए बनाई जाती है। फ्लेक्सिबल क्या होती है, आप जो योजना बनाए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जैसे कि अचानक से स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो गई, कोई आपात स्थिति हो गई, या मेहमान अचानक से घर आ गए, ऐसी स्थिति में आपकी योजना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेप, लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें। जो भी आपने जो स्टेप हैं, ये किसके स्टेप हैं, ये जो भी आप टाइम मैनेजमेंट करें उसके स्टेप हैं। कौन कौन से हैं, लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें, आवश्यक सभी कार्यों की सूची बनाएं, यानी जो कार्य आवश्यक हैं उनकी एक सूची बनाएं, लगने वाले समय और सामग्री आवश्यक सहायता का अनुमान लगाएं। पहले क्या करेंगे, आप लक्ष्य और जो आपके लक्ष्य होंगे और जो अपेक्षित परिणाम होंगे वो आप स्पष्ट करेंगे। फिर आवश्यक सभी कार्यों की एक सूची बनाएंगे। फिर थर्ड में क्या, लगने वाले समय, सामग्री और आवश्यक सहायता का अनुमान लगाएंगे, यानी कि जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, जो सूची बनाई है, उसमें कितना समय लगेगा, कौन कौन सी सामग्री लगेंगी, और आपकी सहायता करने के लिए कौन अवेलेबल है। फोर्थ में आ जाएगा, तत्कालिक और महत्वपूर्ण कार्यों को उन कार्यों से अलग करें जिन्हें बाद में किया जा सकता है। यानी कि जो तत्कालिक और महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तत्कालिक कामों को क्या करेंगे, आप पहले करेंगे, और जो काम महत्वपूर्ण कार्यों को और उन कार्यों से अलग करें जिन्हें आप, जो काम ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको आप पहले करेंगे, और उन कामों को बाद में करें जिन कामों को आप बाद में कर सकते हैं। फिफ्थ में क्या होगा, कार्यों को तार्किक क्रम में रखें और प्रत्येक के लिए यथार्थ समय खंड बनाएं, यानी कि प्रत्येक काम के लिए समय निर्धारित करें। भोजन, यात्रा, विश्राम और अचानक आने वाली घटनाओं के लिए समय अवश्य रखें। मतलब आप जब टाइम प्लान करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, आपकी जो सारणी है, समय सूची है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन, यात्रा, विश्राम और अचानक आने वाली घटनाओं के लिए समय भी अवश्य रखें। सेवेंथ में क्या है, योजना के अनुसार कार्य करें और पूरे किए गए कार्यों का अभिलेख रखें। योजना की समीक्षा करें और अगले दिन सप्ताह के लिए उसमें सुधार करें। लास्ट में क्या आ जाएगा, जो भी आपने योजना बनाई है, जो भी आपने योजना बनाई है उसकी समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, और क्या करेंगे, अगले दिन या सप्ताह के लिए जो उसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्लान करेंगे उसमें आप सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप इससे भी समझ सकते हैं, एक शॉर्टकट में दिया हुआ है, एक लाइन में आप समझ सकते हैं। जैसे कि गोल बना लिया, एक कार्य सूची बनाई, समय का अनुमान लगाया, प्राथमिकताएं, जो आपके कामों में जो प्राथमिकताएं हैं उनको आपने पहले रखा, समय सारणी बनाई, और क्या होना चाहिए, आपकी सूची फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और उसके लास्ट में क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे अपने कामों की। समीक्षा क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये होगा कि जो आप नेक्स्ट प्लान करेंगे वो और भी बेस्ट और सटीक बन सकेगा।
एक आता है लेज़र टाइम, यानी अवकाश का समय। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लेज़र टाइम होता है उससे आप क्या समझ सकते हैं। तो जो लेज़र टाइम होता है यानी कि जैसे कि विश्राम करें और नई ऊर्जा प्राप्त करें, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं, संबंधों को मजबूत बनाएं, समय का उपयोग करें और रचनात्मक बढ़ाएं। एक बार समझ लेते हैं लेज़र टाइम होता क्या है। लेज़र टाइम मतलब अवकाश का समय। अवकाश का समय वो समय होता है जो अवकाश कार्य, व्यक्तिगत देखभाल और ज़रूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद बचता है। यह विश्राम, मनोरंजन हो सकता है। मतलब अवकाश का समय, लेजर टाइम वो समय हो सकता है जब आवश्यक कार्य आपके हो चुके हों, व्यक्तिगत देखभाल मतलब की जा चुकी हो, ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हों, उसके बाद जो समय बचता है उसको कहते हैं लेजर टाइम। यह विश्राम, मनोरंजन, रचनात्मक, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेजर टाइम क्या हुआ? लेजर टाइम से आप क्या समझते हैं? ऐसा टाइम, ऐसा अवकाश का टाइम, ऐसा टाइम पीरियड जब आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत देखभाल कर चुके होंगे, आवश्यक कार्यों को पूरा कर चुके होंगे और ज़रूरी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरी कर चुके होंगे। उसके बाद जो आपके लिए समय बचा है उसको कहते हैं लेजर टाइम। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? यह विश्राम, मनोरंजन, रचनात्मक, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण टाइम होता है। अवकाश को समय की बर्बादी नहीं समझना चाहिए। अच्छी समय योजना में प्रतिदिन या प्रत्येक सप्ताह कुछ अवकाश का समय प्रावधान होना चाहिए और उसका उपयोग व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुसार किया जाना चाहिए। पढ़ना, संगीत सुनना, व्यायाम करना, रुचि के कार्य करना, परिवार के साथ समय बिताना और शांतिपूर्वक विश्राम करना अवकाश के साथ उपयोग के उदाहरण है। जैसे अवकाश तब अत्यधिक संतोषप्रद होता है जब उसकी योजना बनाई जाए लेकिन उसे कठोर या अनिवार्य ना बनाया जाए। जैसे कि आप क्या समझते हैं? एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए, अगर एक लाइन में पूछा जाए लेजर टाइम क्या है, अपने नोट्स में आप क्या लिखेंगे? अपने आप अगर नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या होता है? लेजर टाइम क्या होता है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो टाइम मतलब अवकाश, जैसे लेजर टाइम अवकाश का समय, आप इतना समझ लीजिए। और जो लेजर टाइम होता है, आप लेजर टाइम से क्या समझते हैं कि ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा अवकाश का समय जिसमें आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हों, घर के सारे काम कर चुके हों, उसके बाद जो समय बचता है उसे लेजर टाइम कहते हैं। उस समय आप मनोरंजन कर यानी मनोरंजन के लिए आप कुछ कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बातचीत कर सकते, बैठ सकते हैं। मतलब उस समय को कहते हैं लेजर टाइम। समझ गए होंगे? नेक्स्ट हमारा है कार्य संयोजन। कार्य संयोजन क्या होता है? कार्य संयोजन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। कार्य संयोजन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक गतिविधियों को इस प्रकार समन्वित करना कि वो एक दूसरे के साथ आसानी से चल सकें और समय को बेहतर उपयोग हो। जब कोई कार्य पकने और सूखने या अपने आप पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा हो तब आप दूसरा कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है उदाहरण के लिए, जैसे कि भोजन पकाते समय कपड़ों को अलग किया जा सकता है या मेज़ सजाई जा सकती है। कपड़े सूखते समय अगले भोजन की योजना बनाई जा सकती है। भोजन कार्य संयोजन का उपयोग सुरक्षित ढंग से करना चाहिए और ऐसे कार्यों के दौरान ध्यान नहीं बांटना चाहिए जिसमें लगातार निगरानी आवश्यक है। इससे समय बचता है, आवश्यक व आवाजाही कम होती है और कई जिम्मेदारियों की दैनिक सारणी में समायोजित करना आसान होता है। जैसे आप एक लाइन में समझेंगे कार्य संयोजन क्या होता है, एक लाइन में समझेंगे कार्य संयोजन क्या होता है। तो कार्य संयोजन क्या होता है? कार्य संयोजन से आप क्या समझते हैं? कार्य संयोजन आप ऐसे समझ सकते हैं कि
वो काम जैसे एक समय में एक समय में एक समय में एक समय में अत्यधिक काम करना, एक समय में अत्यधिक काम करना, बिना काम की गुणवत्ता को कम करके, मतलब काम की गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए, काम की गुणवत्ता क्या कम नहीं होनी चाहिए। यानी कार्य संयोजन से आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि एक समय में अत्यधिक काम करना बिना काम की क्वालिटी खराब किए हुए। जैसे कि आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आप कपड़े तहा लीजिए। जैसे आपने सब्जी बनाई, सब्जी चढ़ा दी, सब्जी चढ़ाने के बाद आप कपड़े तह कर लीजिए, आप अपनी मेज़ सजा लीजिए, कपड़े आप ला के रख सकते हैं और खाने की अगली तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक समय में अत्यधिक काम करना बिना काम की क्वालिटी को ख़राब किए हुए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, भोजन पकाएं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आप भोजन बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी आपने चढ़ा दी, तो आप मेज़ तैयार कर सकते हैं, अपनी स्टडी टेबल तैयार कर सकते हैं, उस टाइम पे जो कपड़े हों वो फोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। कार्य संयोजन एक समय में अत्यधिक काम करना, लेकिन बिना काम की क्वालिटी को ख़राब किए हुए। एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि 8+ से आप क्या समझते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है समय प्रबंधन सिद्धांत। ये क्या होता है? 8+8 ये क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल है, यानी समय प्रबंधन सिद्धांत। पूछा गया क्वेश्चन है, इतना दे देते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो आपको समझना है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, समय प्रबंधन सिद्धांत होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। 8+8 सिद्धांत दिन के 24 घंटे। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। सिद्धांत दिन के 24 घंटों को 3 संतुलित भागों में बांटता है, यानी कि काम या पढ़ाई, नींद या पुनः प्राप्ति तथा व्यक्तिगत जीवन। यह संतुलन बनाए रखने का एक लचीला, मार्गदर्शक या कठोर नियम नहीं होता है। ये कठोर नियम नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल मार्गदर्शक होता है। 8 घंटे क्या करना है? आपको 8 घंटे काम करना है या पढ़ाई करनी है। इस समय का उपयोग नियोजित जिम्मेदारियां, एकाग्र कार्य, सीखने और उत्पादक गतिविधियों के लिए करें। प्राथमिकता तय करें और अनावश्यक व्यवधानों से बचें। 8 क्या होता है? 8 घंटे की नींद, मतलब जो नींद होती है वो 8 घंटे की नींद। पुनः प्राप्ति, जैसे नींद शरीर और मन को विश्राम तथा पुनः प्राप्ति का अवसर देती है और यह स्वास्थ्य, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और नई ऊर्जा बनाए रखने में सहायता करती है। 8 घंटे व्यक्तिगत जीवन। इस समय का उपयोग भोजन, यात्रा, व्यक्तिगत देखभाल, घरेलू कार्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यायाम, रुचियों के अनुसार अवकाश, विश्राम के लिए करें। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 घंटे आप पढ़ाई करें, काम करें कुछ। जैसे 8 घंटे 8+8 पेपर में दे देगा। इससे आप क्या समझते हैं, ये क्या है? तो ये टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। 8 घंटे काम करें या पढ़ाई करें, कुछ भी करें, 8 घंटे। 8 घंटे क्या करें? विश्राम करें। 8 घंटे विश्राम करें और बचा हुआ 8 घंटे अपने लिए दें। इसमें आप क्या करें? भोजन है, यात्रा है, कहीं घूमने जा सकते हैं, व्यक्तिगत देखभाल कर सकते हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनको आप दे सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं। 8 घंटा काम करें, 8 घंटा नींद लें, यानी 8 घंटा सोएं और 8 घंटे में अपने रुचि के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे कि भोजन है, यात्रा है, कहीं घूमने जा सकते हैं, भोजन है, व्यक्तिगत देखभाल है, घरेलू जिम्मेदारियां हैं और अपनी जो रुचि के अनुसार काम को कर सकते हैं। 8+8 24 घंटे का ये टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, पूछा गया क्वेश्चन है।
तो एक बार आप याद कर लीजिए, समझ गए होंगे। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। जो टाइम मैनेजमेंट है आप समझ गए होंगे। टाइम मैनेजमेंट जैसे पीक लोड है, कर्व लोड, जो पीक लोड है और जो रेस्ट पीरियड है, ये जो टूल्स हैं काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जितने भी राइटर लिखाए गए हैं, जितने भी टूल्स हैं, जो भी हैं, एक बार आप चीज़ों को समझ लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हम लोगों का पूरा हो गया। टाइम मैनेजमेंट हम लोगों का पूरा हो जाता है। टाइम है, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट पूरा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, और हमारा एक क्या बचता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। मनी पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे और वर्क सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एक बार आप टाइम मैनेजमेंट याद कर लीजिए। नोट्स जितने भी हैं बना लीजिए। बनाने के बाद वन लाइनर के नोट्स भी बना लीजिए। चाहे तो प्रिंटेबल पे निकाल सकते हैं, प्रिंट फॉर्म पे निकाल सकते हैं। उसके बाद वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप वन लाइनर के नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। एग्ज़ाम टाइम पे आपको सारे यूनिट्स के, जितने भी होम साइंस की यूनिट है हमारी, सबके अलग अलग नोट्स होने चाहिए। वन लाइनर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक पन्ने को आप एक लाइन में लिख सकें। कैसे लिख सकें आप, जैसे कि एक पन्ने को लिख लिया, एक समरप रूप में आप एक लाइन में उस चीज़ को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। सारे यूनिट्स के नोट्स बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत। जब आप पेपर देने जाएंगे तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ सही बात है। तो आप चीज़ों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जितना जितना होता जा रहा है चीज़ें उतनी उतनी आप कवर करते जाइए। PYQ जो साथ साथ हम लोग के चल रहे हैं, थ्योरी भी हम लोग की चल रही है। तो आप साथ के साथ सारी चीज़ें कवर करते चलिए और चीज़ों को रिवाइज़ करते, जितना भी पढ़ाया गया है आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करिए। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक आज की चीज़ें जितना भी आज कराया गया है आप उसको रिवाइज़ करिए, वन लाइनर के नोट्स बनाइए। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी मैसेज है, आप मैसेज कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।